खतौली विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन ने मदन भैया को चुनाव मैदान में उतारकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। इसके पीछे राष्ट्रीय लोकदल की क्या रणनीति काम कर रही है, किस तरीके से पूरे चुनाव को राष्ट्रीय लोकदल देख रही है, यही हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के प्रभारी राममिहिर सिंह जी से। राममिहिर जी, आपसे जानना चाहूंगा कि सबकी नजरें टिकी हुई थी, कौन चुनाव में मैदान में राष्ट्रीय लोकदल किसको उतारेगी, लेकिन अचानक से एक नाम आता है मदन भैया। कितना इसको आप जीत की तरफ एक मजबूत कदम मान रहे हैं? कल जो साहब थे मीटिंग में खतौली के एक गांव में, गुजर बाहुल गांव था पिपलेहड़ा, वहाँ पे पत्रकारों ने उनसे पूछी कि कैंडिडेट कौन होगा, बाहरी होगा, तो चो साहब ने कि बाहरी नहीं, भारी कैंडिडेट होगा। और गुजर में खासियत है कि गुजर कमज़ोर नेता के पीछे नहीं लगता। गुजर को बहुत मजबूत कैंडिडेट की ज़रूरत होती है, मजबूत नेता की ज़रूरत होती है। और पार्टी ने जो कैंडिडेट मदन भैया को उतारा है वे हर तरह से भारी है। और आज जो सरकार का रवैया है, विशेष तौर से जो कमज़ोर लोग हैं उन पर शासन और प्रशासन के बल का प्रयोग मोदी योगी सरकार कर रही है, ऐसी स्थिति में मदन भैया का लड़ना वहाँ बहुत ज़रूरी था। 2012 के चुनाव में गुजर प्रत्याशी वहाँ से जीत हासिल की है, और तब की थी जब गठबंधन भी हमारा नहीं था। आज तो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का, तो ऐसी स्थिति में जीत तो हमारी निश्चित होगी। रही दूसरी बात, खेती करने वाली जो 4-5 बिरादरी हैं उसमें जाट है, गुजर है, ठाकुर है, यादव है, इनमें क्षमता है दूसरी बिरादरियों के वोट भी अपने साथ गिरवाने में कामयाब होते हैं। लेकिन ये स्थिति सैनी भी खेती से जुड़ी जाती है, उनमें अपनी वोट डालने की क्षमता तो है, लेकिन वे किसी और वोटर को प्रभावित कर ले, ऐसी स्थिति उनकी नहीं है। तो ये कितना जीत को लेकर आश्वस्त हैं कि तमाम बहुत लंबी फहरिस्त थी कि ये लोग चुनाव मैदान में आ सकते हैं, लेकिन मदन भैया आगे, तो मदन भैया के आने के बाद आपको क्या लगता है, तस्वीर क्लियर है या कहीं कुछ? देखिए, जहाँ जीत की सीट हो वहाँ दावेदार तो ज़्यादा होंगे पार्टी में, और खतौली सीट क्योंकि जीत की सीट है इसलिए वहाँ लोकल कैंडिडेट भी थे जो दावा कर रहे थे कि हमें चुनाव लड़ाया जा। लेकिन चो साहब ने आज की परिस्थिति को देखते हुए और जो कल्चर है इस सरकार का पिछले 5 साल 5.5 साल से हम देख रहे हैं, उसे देखते हुए एक मजबूत कैंडिडेट वहाँ उतारने का काम किया है, और बहुत मजबूती से फाइट होगी, निश्चित हम जीतेंगे। इस बात को मुद्दा नहीं बनाया जाएगा कि भाई बाहर से कैंडिडेट लाना पड़ा? क्या खतौली विधानसभा में कोई गुजर कैंडिडेट दमदार नहीं था? ऐसा तो पहले भी हुआ। भड़ाना जी के यहाँ के थे, वे तो हरियाणा के थे, ये तो फिर भी पड़ोसी हैं। करतार भड़ाना जो 2012 में जीते हैं वे तो हरियाणा के रहने वाले हैं, ये तो बिल्कुल लोनी के हैं। कभी एक ही जिला था बागपत और ये मेरठ, ये तो इसी जिले के, बाहरी तो नहीं कह सकते इन्हें। लेकिन वहाँ से तो गुजर प्रत्याशी हरियाणा का भी जिताया 2012 में, और बगैर गठबंधन जिताया है। अब के तो गठबंधन भी है, और जो क्योंकि ये बेल्ट पूरी तरह से गन्ने की बेल्ट है, और गन्ने की स्थिति ये है कि आज तक रेट गन्ने का डिक्लेयर नहीं किया है। पिछले साल तो क्योंकि चुनाव था 1.5 महीने पहले डिक्लेयर कर दिया, आज तक भी नहीं कर पाए हैं, और गन्ने का इशू इस चुनाव में विशेष मुद्दा होगा। अच्छा, मतलब गन्ने पर गर्माहट जरूर नजर आएगी चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल, गन्ना का रेट डिक्लेयर नहीं किया है, पिछले साल का बहुत बकाया किसानों का पड़ा है, ये मेन मुद्दा होगा। कल चो साहब ने भी यही कहा कि हमारा चुनावी मुद्दा गन्ना होगा, गन्ने का किसान होगा, और इसी चुनाव मुद्दे पे लेकर हम इस चुनाव को लड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और राममिहिर जी मैं जानना चाहूँगा, आपने 2012 का जिक्र किया कि करतार भड़ाना चूंकि गुर्जर बिरादरी से आते हैं, करतार भड़ाना जीते थे। उसके बाद 2017 में आपने शाहनवाज राणा को उतारा, 2022 में आपने राजपाल सैनी को उतारा। तो आपको लगता है कि 10 साल पीछे जाने पर ही जीत का समीकरण नजर आ रहा है? देखिए साहब, अजमा लिए ना सब। अब शाहनवाज राणा वोट जो हिंदू वोटर ने अपने पक्ष में ट्रांसफ़र नहीं करा पाए, सैनी समाज का मैंने अभी बताया है कि सैनी समाज अपना वोट देने में तो सक्षम है, दे देगा जिसे चाहेगा, लेकिन दूसरी जातियों के वोट अपने पक्ष में डलवा दे, ये पोजीशन उनकी नहीं है। लेकिन विक्रम सैनी है, विक्रम सैनी 2017 में भी जीते, 2022 में भी जीते, हालांकि हेट स्पीच मामले में उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। तो ये फिर कैसे बीजेपी जीत का कमाल कर पाई? बताइए ना, मैंने आपको गुजर कैंडिडेट नहीं था, 12 में क्यों नहीं जीते? 12 में तो सैनी लड़े थे, 12 में तो नहीं जीत पाए। और दूसरी बात,
विक्रम सैनी का जो स्टेटमेंट आया है और चौधरी साहब पे जो उसने टिप्पणी की है, चौधरी अजीत सिंह पे भी टिप्पणी की है कि हमने उसे चुनाव हरवा दिया और जैन लड़के देख लो उनकी जमानत जब्त करेंगे, ये कहीं ना कहीं इस चुनाव में आग फैलाने का काम करेगा वोटर में। और जो फॉलोवर हैं चौधरी साहब के, वे इसमें अति उत्साह के साथ वोट करने का काम करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि एक तो गन्ना किसानों का मुद्दा आप बड़ा बनने जा रहा है और दूसरा जो ये टिप्पणी की गई है बड़े चौधरी साहब पर, जैन चौधरी पर? हाँ जी, ये दो मुद्दे गन्ने में चौधरी साहब ने कही है, लेकिन जो विक्रम सैनी की जो टिप्पणी है चौधरी अजीत सिंह जी पे और जैन चौधरी पे, ये कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम करेंगे और बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए लोगों को इकट्ठा करने का काम करेंगे। अच्छा, बीजेपी ने अभी अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो कौन हो सकता है? चूंकि आप राजनीति के बड़े जानकार हैं, किसको उतार सकते हैं? देखिए साहब, गुजर की काट के लिए तो गुजर ही लाना पड़ेगा और कोई मुकाबला नहीं है। और यदि गुजर नहीं लाते हैं तो फिर हमें संशय बिल्कुल भी नहीं है अपनी जीत में। हाँ, गुजर यदि भी लाते हैं तो कोई स्थिति बन सकती है टकराव की। लेकिन अगर किसी और को कोई सैनी मैदान में उतारते हैं, कुछ उतारते हैं, आपको नहीं लगता फिर कोई मुकाबला? ना, कोई नहीं, सैनी नहीं और कोई जाति नहीं, कोई जाति भी वहाँ फाइट में नहीं होगी। वहाँ यदि बीजेपी गुजर लाती है तो मुकाबला हो सकता है और बगैर गुजर तो कोई मुकाबला नहीं। लेकिन ये माना जाए कि खतौली की रणभूमि में तमाम योद्धा उतरेंगे, लेकिन मुकाबला कड़ा और दिलचस्प होगा, ये तो मान रहे हैं? देखिए साहब, यदि गुजर नहीं आता तो मैं कड़ा मुकाबला नहीं मानता। अच्छा, यदि बीजेपी गुजर कैंडिडेट नहीं लाती है तो फिर मुझे कड़ा मुकाबला नहीं लगता। अच्छा, बाकी तो जनता के हाथ की बात है। अच्छा रामेर जी, एक सवाल और है मेरा, आप ये बता दीजिए कि मैनपुरी उपचुनाव की बात हो या रामपुर उपचुनाव की बात हो या खतौली उपचुनाव की बात हो, तीनों सीटों पर क्या नतीजे नजर आ रहे हैं आपको? देखिए साहब, ये तो जो मैनपुरी की और रामपुर की सीट है, दोनों दिग्गज नेता सपा के रहे हैं और मुलायम सिंह जी आज नहीं है बीच में, इसलिए खाली हुई है। और मुलायम सिंह की धरोहर है, मुलायम सिंह किसी जाति विशेष के नहीं हैं, उनकी तो सब गांव गरीब और किसान की उन्होंने बात की है, मजलूमों की बात की है। तो सब इकट्ठा होकर वहाँ जो भी कैंडिडेट होगा, संभवतः मुलायम सिंह की पुत्र वधू वहाँ से कैंडिडेट हैं, उनके पक्ष में मतदान होगा, निश्चित होगा। और रही बात रामपुर की, रामपुर में भी एक बड़े कद के नेता हैं आजम खां, और उन्हें जिस तरह से उनकी सदस्यता समाप्त की है, जनता में एक आक्रोश है, उसे लेकर भी मुझे कोई संशय नहीं लगता कि उसमें हम कहीं कमजोरी से चुनाव लड़ेंगे। तीनों सीटों पर? तीनों सीट अच्छी रहेंगी। इसकी तो मैंने गुजर की बता दी आपको कि गुजर कैंडिडेट होने की वजह से हम वहाँ बहुत ताकतवर हो गए हैं और निश्चित हमारी जीत होगी। और वहाँ उन दोनों बड़े नेताओं का क्षेत्र है, निश्चित ही दोहराया जाएगा, ये मैं मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, रामवीर जी हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता हैं। इनका सीधा कहना है कि गुजर कैंडिडेट खतौली की रणभूमि में उतर जाने के बाद ये और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं और पूरा भरोसा जता रहे हैं कि यहाँ जो राष्ट्रीय लोकदल है और समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया हैं, वही चुनाव जीतेंगे। हालांकि दावा बीजेपी का भी है कि बीजेपी यहां हैट्रिक लगाएगी, फिर से कमल खिलाने में कामयाब हो पाएंगे। हालांकि चुनावी नतीजे क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन हाँ, राष्ट्रीय लोकदल ने मदन भैया को चुनाव मैदान में उतारकर यहां का मुकाबला कड़ा और दिलचस्प बना दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।